गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई अजमेर। आज यूट्यूब में बीए पार्ट 3 होम साइंस के स्टूडेंट्स को भोज्य समूह यानी फूड ग्रुप्स के बारे में बताने जा रही हूँ। ये फूड ग्रुप्स आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। सारा डाइट प्लान फूड ग्रुप से संबंधित होता है। हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे को एनर्जी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब हम विश्राम करते हैं अथवा सोते हैं तो भी हमारे शरीर के आंतरिक अंग जो हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, आपका स्टमक है, आंतें हैं, किडनी है, प्रजनन अंग हैं, ये सब कार्य करते रहते हैं। फलतः पाचन, श्वसन, ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण, मूत्र का बनना, लार का बनना आदि निर्विघ्न रूप से होता रहता है। इतने सारे अंगों को कार्य करने के लिए आहार द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हमने पहले भी आपको बताया है। भोजन में विभिन्न पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिसके सेवन करने से हमारे शरीर स्वस्थ, स्फूर्तिवान, गठीला, रौबीला और आकर्षक होता है। एक भोज्य पदार्थ लेने से शरीर के सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं। इसके लिए हमें कई भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना पड़ता है। जैसे गुड़ व शक्कर कार्बोस के स्रोत हैं, इनसे ऊर्जा मिलती है। हरी पत्तेदार सब्जियां निर्माणात्मक व सुरक्षात्मक कार्य करती हैं। दालें, मांस, मछली, दूध प्रोटीन युक्त आहार है और इनसे शरीर में निर्माणात्मक तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत और नवीन तंतुओं के निर्माण कार्य होते हैं। अतः ये आवश्यक है कि जो भी भोजन खाया जाए उसमें वे सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व अवश्य रूप से विद्यमान हों ताकि शरीर के सभी क्रियाकलापों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके एवं शरीर को स्वस्थ एवं सुडौल बनाया जा सके। तो बैलेंस डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। संतुलित आहार जिसको हम बोलते हैं, और संतुलित आहार ही शरीर के लिए आवश्यक है। हमारे देश में दूध को शाकाहारी माना गया है, परंतु अन्य देशों में, खासकर यूरोप की साइड, इसको मांसाहारी मानते हैं क्योंकि दूध जांतव से प्राप्त भोज्य पदार्थ है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि। इसी प्रकार यूरोपवासी अंडे को शाकाहारी मानते हैं, जबकि हमारे देश में इसको मांसाहारी मानते हैं। कुछ समुदाय मांस, मछली, अंडे का प्रयोग एवं सेवन उचित एवं आवश्यक है, तो दूसरे समुदाय में अंडे का सेवन अच्छा नहीं मानते, इसे पूर्णतः निषेध है। तो इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति प्रतिदिन दो बार ही भोजन करते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति 3-4 बार भोजन ग्रहण करते हैं। यह व्यक्ति विशेष की रुचि, आयु और भोजन की उपलब्धता, कार्य की प्रकृति, उसकी दैनिक आवश्यकता, उसकी दिनचर्या, इन सभी पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितनी बार भोजन करता है। जब कोई महिला गर्भवती या धात्री होती है तो धात्री माता और गर्भवती महिला के लिए थोड़ी थोड़ी देर में भोजन लेना उपयुक्त होता है। इसी प्रकार बढ़ते बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी देर में भोजन देना चाहिए, जिससे उनकी बढ़ोतरी निर्विघ्न रूप से निरंतर होती रहे। दूध में सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, इसलिए गर्भवती एवं धात्री माँ, शिशु, स्कूल जाने वाले बालक, बालिका, वृद्ध और किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय दिया जा सकता है।
पोषक तत्वों की जानकारी सभी व्यक्तियों को होनी चाहिए, खासकर जो किचन संभालते हैं। अक्सर घरों में गृहिणी ही होती हैं, जिससे वह आहार नियोजन यानी मील प्लानिंग कर सकें और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार आहार दे सकें। प्रत्येक व्यक्ति का आहार उसके लिंग, उसकी आयु, उसकी कार्यशैली, उसकी अवस्था, जलवायु एवं भोजन पदार्थ की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बीमार व्यक्ति का आहार नियोजन स्वस्थ व्यक्ति के आहार से भिन्न होता है। इसी प्रकार गर्भवती एवं धात्री माता का आहार सामान्य स्त्री से भिन्न होता है। अगर कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है, मान लीजिए कोई उसको स्पेसिफिक रोग है जैसे डायबिटीज़ है या उसको ब्लड प्रेशर है, तो उसके आहार में भी थोड़ी सी भिन्नता लानी पड़ती है। भोजन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सन 1944 में दैनिक आहार तालिका यानी डेली डाइट टेबल तैयार की गई थी। इस पे समय समय पे संशोधन किया गया, उसको नवीन रूप दिया गया। जैसे 1958 में परिवर्तन हुआ, फिर 66 में हुआ, फिर 81 में हुआ, फिर 89 में, 91, 93, इसमें रेगुलर डेली डाइट टेबल में परिवर्तन आता गया। प्रत्येक उपयोगी भोज्य पदार्थ को आहार में सम्मिलित करने के लिए एक तालिका बनाई गई, एक गाइड बनाई गई, जिसमें भोज्य पदार्थ की उपलब्धता, कीमत, भोजन शैली पर विशेष बल दिया गया। भोज्य गाइड के अनुसार प्रत्येक भोज्य समूह में एक भोज्य पदार्थ की एक मात्रा का चयन करना उपयुक्त रहता है। वैसे अगर हम बात करें तो भोज्य समूह टाइम टू टाइम अलग अलग जगह से भोज्य समूह तैयार किए गए, जैसे कृषि विभाग का, जैसे ICMR द्वारा, जैसे भोज्य गाइड द्वारा। तो हम जो इस आपके कोर्स के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हम बात करेंगे आधारभूत भोज्य समूह। भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति के लिए ICMR, जिसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के विशेषज्ञों ने संतुलित आहार के लिए 1993 में एक 5 आधारभूत भोज्य समूह यानी 5 बेसिक फूड ग्रुप्स की प्रस्तावना की। यह भोज्य समूह तालिका हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। इसमें 5 बेसिक फूड ग्रुप्स हैं, यानी बेसिक मतलब आधारभूत फूड भोज्य समूह। ये ICMR द्वारा 1993 में जो दी गई है और हम अभी इसको फॉलो करेंगे। ज़्यादा फूड ग्रुप्स, अलग अलग क्लासिफिकेशन सीखने से कोई मतलब नहीं है, इसको लेकर के हम मील प्लानिंग भी करेंगे। पहला फूड ग्रुप आता है, भोज्य समूह आता है अनाज एवं अन्य पदार्थ। अनाज जैसे अन्य पदार्थ जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, रागी आदि, मतलब जो जिसको हम अन्न बोलते हैं, वह सब इसमें आते हैं। और इससे हमें पौष्टिक तत्व क्या मिलेंगे? कार्बोज मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, अदृश्य वसा मतलब नॉन विजिबल फैटी एसिड, फिर विटामिन B1 मिलता है, B2 विटामिन भी मिलता है, फॉलिक एसिड मिलेगा, रेशे यानी रफेज मिलेगी और आयरन यानी लौह तत्व मिलेगा। तो ये पहला फूड ग्रुप है, अनाज व अन्न से संबंधित। दूसरा है सभी प्रकार की दालें, जैसे मसूर, मूंग, चना, अरहर, मटर, राजमा, सोयाबीन, उड़द, सभी फलियां, ये सब दालें जो हैं सेकंड फूड ग्रुप बनाती हैं। और इनमें उपस्थित पौष्टिक तत्व जो मिलने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा है प्रोटीन, फिर कार्बोज भी मिलता है, अदृश्य वसा, विटामिन B1, B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, लौह तत्व। ये तो मेजर हैं जो हमारे को दालों से मिलते हैं। ये दालों का ग्रुप है, पहला अन्न का ग्रुप, दूसरा दालों का ग्रुप। अब तीसरा है आपका दूध व दूध से बने पदार्थ। इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है मांस समूह। तो अभी हम पहले बात करते हैं दूध एवं दूध से बने पदार्थ कौन कौन से होते हैं। दूध तो होता ही है, दही, छाछ, पनीर,
खोआ आदि, ये दूध वाले पदार्थ हैं। इससे क्या मिलेगा? विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वसा मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, B12 विटामिन मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा आदि। अब दूसरा इसमें मांस समूह है जो फूड ग्रुप 3 में ही आता है। यकृत, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, बकरी का मांस आदि। इससे मेजर चीज़ें जो मिलती हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन B2 और खनिज लवण। ये आपका तीसरा है जिसमें दूध भी आता है और मांस भी आता है। चौथा फूड ग्रुप जो ICMR द्वारा दिया गया है वह फल और सब्जियों का फूड ग्रुप या भोज्य समूह। इसमें देखिए, हम अगर इसको विभाजित करें तो फल एक बन जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां दूसरा भाग हो जाता है इसका, और तीसरा भाग हो जाता है अन्य सब्जियां। तो फलों में कौन कौन से हैं? सभी फल जो हम खाते हैं, आम, अमरूद, केला, पपीता, सेब, लीची, संतरा, नींबू, अंगूर, अनानास, नाशपाती, ये सब आपके फल आ गए। इनसे हमें क्या मिलता है? कैरोटीन मिलता है, विटामिन ए मिलता है, सी भी मिलता है, विटामिन सी, रेशे, रफेज और खनिज लवण। ये सब हमको फल की कैटेगरी से मिलते हैं। दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां। किसमें? ये भी फोर्थ फूड ग्रुप का जो सेकंड हिस्सा है। हरी पत्तेदार सब्जियों में मान लीजिए पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, चने का साग, सरसों का साग, पुदीना, हरा धनिया, सहजन की पत्तियां, ये सब हरी पत्तेदार सब्जियों में आती हैं। और इससे मिलता है लोहा, कैल्शियम, रेशा, फॉलिक एसिड, विटामिन B2 आदि। फल एवं सब्जियों का तीसरा भाग है अन्य सब्जियां, जैसे आलू, प्याज, बैंगन, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, कटहल, टमाटर, गोभी, सेम, मूली और अनेक सब्जियां। तो ये अन्य सब्जियां जो होती हैं इनसे आपको प्राप्त होता है कैरोटीन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, सेल्यूलोज, विटामिन सी, रफेज आदि। अब आखिरी और पांचवा फूड ग्रुप जो हम मानते हैं, इसमें आता है आपका वसा और शक्कर। इसको भी हम चाहें तो वसा और शक्कर दो अलग अलग सब ग्रुप्स में विभाजित कर सकते हैं। तो वसा में आपका क्या आता है? घी, तेल, मक्खन, तेल युक्त बीज, ये सब आ जाता है। तेल युक्त बीज में कौन कौन से होते हैं हमने आपको बताया भी था। इसमें आते हैं जैसे तेल, जिन जिन चीज़ों से तेल निकलता है, तिल, सरसों, नारियल, ये सब चीज़ों से तेल निकलता है, तो ये सब भी इसी ग्रुप में आते हैं। इनसे हमको क्या मिलते हैं? आवश्यक वसीय अम्ल, जिसको बोलते हैं हम एसेंशियल फैटी एसिड्स, और काफ़ी कम मात्रा में मिलते हैं, मगर खनिज लवण भी मिलते हैं। अब इसी का दूसरा जो सब ग्रुप है वो है शक्कर वाला ग्रुप। इसमें क्या क्या आता है? शक्कर आती है, गुड़ आता है, गन्ने का रस आता है, खांड आती है, ये सब चीज़ें इसी ग्रुप में आती हैं। और इससे हमें क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा इसमें कैलोरीज ही होती हैं। इसके प्रोटीन या कुछ वसा वगैरह का जैसे हम वसीय अम्ल नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बोज मिलता है। तो ये आपके 5 आधारभूत बेसिक फूड ग्रुप्स हैं। जब हम कोई भी डाइट प्लान बनाते हैं तो हमको देखना है कि उसके दिन भर के जो डाइट है उसमें ये पांचों ग्रुप्स जो हैं इनमें से कुछ ना कुछ जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में सम्मिलित किया जाए। तो इससे क्या होगा? एक बैलेंस डाइट बनेगी और उसको जो पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए वे भी पूर्ण रूप से मिलेंगे। तो ये आधारभूत भोज्य समूह आप कृपया याद करें और थोड़ा समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।